नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले बिंदु पर। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पर हम बात करेंगे और इस इकोलॉजी से आरएएस प्रीलिम्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं इकोलॉजी पर। हेडिंग लगाइए, यूनिट है अपनी इकोलॉजी। ठीक है, ये इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, इको और लॉगेस। इको का मतलब है साथियों पर्यावरण और लॉगस का मतलब टू बी स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें परितंत्र का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पर्यावरण का एवं इसके घटकों का अध्ययन किया जाता है, घटकों का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें परितंत्र या पर्यावरण का एवं उसके घटकों का अध्ययन किया जाता है साथियों, क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी कहलाती है। तो ये हमारे परितंत्र की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। तो इकोलॉजी जो है साथियों, अगर हम इसमें बात करें तो हम परितंत्र पढ़ेंगे, और परितंत्र का मतलब हो गया हमारे चारों ओर का तंत्र। परितंत्र का मतलब क्या हो गया? परितंत्र का मतलब हो गया हमारे चारों ओर का तंत्र, हमारे चारों ओर का तंत्र। और हमारे चारों ओर का जो तंत्र है, इस तंत्र में हम बात करेंगे कि कौन कौन से घटक विद्यमान है इस परितंत्र में या हमारे चारों ओर के इस तंत्र के अंदर, उनकी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो उपभोक्ता हैं वो कितने प्रकार के हैं, उनकी बात करेंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ इकोसिस्टम, परितंत्र के प्रकार। ये जो परितंत्र है, हमारे चारों ओर का जो तंत्र है, इसके प्रकारों की हम बात करेंगे। लेकिन इसके प्रकारों की हम बात करें उससे पहले हम इस परितंत्र के संगठन की बात करेंगे, इसके घटकों की हम बात करेंगे। तो यहां पर आप हेडिंग लगाइए, परितंत्र के घटक। परितंत्र के घटक। और परितंत्र के घटकों की अगर हम बात करें तो देखिए, परितंत्र के घटकों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक है साथियों जैविक घटक, एक तो है जैविक घटक, और दूसरा जो घटक है वो है अजैविक घटक। अजैविक घटक। एक बायोटिक फैक्टर, इसको हम कहेंगे बायोटिक फैक्टर। ठीक है, और इन्हें हम कहेंगे नॉन बायोटिक। क्या कहेंगे इनको? इनको हम कहेंगे नॉन बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर, और दूसरे को हम कहेंगे साथियों नॉन बायोटिक फैक्टर। ठीक है, ये जो बायोटिक फैक्टर हैं, जैविक घटक है, इनमें कौन कौन शामिल है? तो जैविक घटकों में अगर हम बात करें कि कौन कौन इसमें शामिल है, तो देखिए जैविक घटकों में जो शामिल है उनकी हम चर्चा करते हैं। एक तो है साथियों उत्पादक। जैविक घटकों में एक तो कौन शामिल है? उत्पादक। एक शामिल है उपभोक्ता। कौन शामिल है? उपभोक्ता। और एक शामिल है साथियों अपघटक। कौन शामिल है? अपघटक शामिल है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 प्रकार के जो घटक हैं ये शामिल है किसमें? जैविक घटक में। किसमें शामिल है? जैविक घटकों में शामिल है। जबकि अजैविक घटकों की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, अजैविक घटकों की अगर
हम बात करें तो अजैविक घटकों में देखिए क्या क्या इनमें पाया जाता है। तो एक तो होगा इसमें जल, इसके अलावा अजैविक घटकों में प्रकाश, इसके अलावा मृदा, ठीक है, तापमान, स्थल की आकृति, स्थलाकृति, ये सभी किसमें शामिल हैं? तो ये सारे के सारे जो अजैविक घटक हैं, निर्जीव जो घटक हैं, ये शामिल होते हैं किसमें? नॉन बायोटिक में, अजैविक घटकों में। तो ये सजीव घटक और ये निर्जीव घटक, ये मिलकर के निर्माण करते हैं किसका? पूरे परितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पूरे परितंत्र का निर्माण करते हैं। और परितंत्र के इस संगठन के आधार पर, परितंत्र के इस संगठन के आधार पर जो है, हम इस परितंत्र के प्रकारों की हम बात करते हैं। देखो अब हमने यहाँ पर परितंत्र के घटक देख लिए, कौन कौन से घटक है, इनके आधार पर हम इसके टाइप्स यानी परितंत्र के प्रकारों की बात करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर जैविक घटकों और अजैविक घटकों पर आएंगे, जिसमें हम सबसे पहले अजैविक घटकों की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम जैविक घटकों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब आप हेडिंग लगाइए, परितंत्र के प्रकार। परितंत्र के प्रकार। और परितंत्र के प्रकारों की अगर हम बात करें तो साथियों, परितंत्र के प्रकार हैं दो। कितने प्रकार हैं? दो। एक तो कौन सा है? प्राकृतिक परितंत्र। कौन सा परितंत्र? प्राकृतिक परितंत्र। परितंत्र तो समझ गए, हमारे चारों ओर का जो आवरण है, हमारे चारों ओर का जो तंत्र है, जिसमें सजीव और निर्जीव घटक पाए जाते हैं। जिसमें कौन पाए जाते हैं? सजीव और निर्जीव घटक पाए जाते हैं। ये क्या है? ये परितंत्र है। ओके, जिसको हमने दो भागों में बांटा, एक प्राकृतिक परितंत्र और एक हमने बांट दिया कौन सा? कृत्रिम परितंत्र। कौन सा परितंत्र? कृत्रिम परितंत्र। तो प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र दोनों नाम से स्पष्ट है कि ऐसा परितंत्र जो प्रकृति में स्वतः बना है, अपने आप बना है, वो प्राकृतिक परितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक परितंत्र कहलाता है। और ऐसा परितंत्र जिसको मनुष्य ने बनाया है, जो मानव के द्वारा निर्मित परितंत्र है, उसे हम कहेंगे कृत्रिम परितंत्र। क्या कहेंगे? कृत्रिम परितंत्र कहेंगे। बात क्लियर है? ओके, तो यहां ये जो प्राकृतिक परितंत्र है, इसको भी डिवाइड किया जाता है दो भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है साथियों स्थलीय। कौन सा है? स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र। स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र मतलब ये हुआ कि ऐसा परितंत्र जो स्थल पर है। भाई परितंत्र वो होगा जिसमें सजीव और निर्जीव घटक होंगे, जिनका आपस में संबंध होगा, भाई उसी का तो हम अध्ययन करेंगे। इकोलॉजी में एक्चुअली देखा जाए तो हम अध्ययन किसका करते हैं? हम परितंत्र में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक जो घटक हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, उसका अध्ययन करते हैं। तो एक तो स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र और एक हो जाता है साथियों अपने जलीय। एक कौन सा जाता है? जलीय प्राकृतिक, जलीय प्राकृतिक परितंत्र। जलीय प्राकृतिक परितंत्र एक हो गया स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र और एक हो गया जलीय प्राकृतिक परितंत्र। स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र जो है, इसके अंदर देखिए इसके उदाहरण क्या क्या हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ पर इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो उदाहरण देखिएगा। स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण देखें तो जैसे मैं कहूं कि घास का मैदान। घास का मैदान, तो घास का मैदान प्रकृति में अपने आप बना है, तो ये परितंत्र है, लेकिन स्थल पर है इसलिए स्थलीय परितंत्र है। इसके अलावा जंगल, ये स्थल पर है, अपने आप बना है। वन, ये अपने आप बने हैं, स्थल पर हैं, इसलिए सभी क्या हो गए? ये स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र हो गए। जैसे मरुस्थल। मरुस्थल, अभी आप कहेंगे साहब गेहूं का खेत या कोई बगीचा, तो गेहूं का खेत या बगीचा भी स्थल पर है और वो परितंत्र है, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है, वो अपने आप नहीं उत्पन्न हुआ है, उसको मनुष्य ने उत्पन्न किया है, इसलिए वो किधर आ जाएगा? कृत्रिम वाले में आ जाएगा। किसमें शामिल हो जाएगा? कृत्रिम वाले में शामिल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमने स्थलीय प्राकृतिक परितंत्रों की हमने चर्चा की, जिसमें घास का मैदान, जंगल, वन, मरुस्थल ये उदाहरण है। ऐसे ही जलीय प्राकृतिक की हम बात करें तो ऐसे परितंत्र जो जल में हैं और प्राकृतिक हैं, प्रकृति में अपने आप बने। जैसे हम बात करें नदी,
जैसे हम बात करें सागर, जैसे हम बात करें महासागर, ठीक है, सागर महासागर। जैसे हम बात करें झरने, ठीक है, झरने। जैसे अब देखो तालाब जो है वो प्राकृतिक में भी है, कृत्रिम में भी है, ठीक है। तो ये हो गए आपके जलीय प्राकृतिक परितंत्र। अगर यहीं से हम बात करें कृत्रिम परितंत्रों की, तो कृत्रिम परितंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो कौन से? वही स्थलीय कृत्रिम, यानी ऐसे कृत्रिम परितंत्र जो स्थल पर बनाए गए हैं। तो स्थलीय कृत्रिम परितंत्र, स्थलीय कृत्रिम परितंत्र। और एक ऐसे परितंत्र जो जल में बनाए गए हैं, तो वो हो जाएंगे जलीय कृत्रिम, हो जाएंगे जलीय कृत्रिम परितंत्र। वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे साथियों जलीय कृत्रिम परितंत्र। क्या हो जाएंगे? जलीय कृत्रिम परितंत्र, ठीक है। तो ये दो प्रकार के जो हैं वो कृत्रिम परितंत्र होते हैं। अब इनके उदाहरण देख लो। यहाँ पर स्थलीय कृत्रिम के देखो, स्थल पर कृत्रिम रूप से मनुष्य ने क्या बनाया है? तो बगीचा बनाया है। जैसे खेत, क्या बनाया है? खेत बनाया है। तो बगीचा, खेत, ये क्या हो गए? ये स्थल पर है, परितंत्र है और मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए स्थलीय कृत्रिम परितंत्र हो गई है, ठीक है। जलीय कृत्रिम में बात करेंगे तो जैसे जलशाला, जलशाला, जैसे एक्वेरियम, एक्वेरियम, ठीक है। जैसे हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जलीय खेती, जलीय कृषि, यानी कि कृषि में हमने मृदा को उठा दिया, केवल पौधों को जल में ही हम उगा रहे हैं और वहां से उत्पादन कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्वेरियम, वही फिश एक्वेरियम जिसमें अपन मछली रखते हैं। जलशाला, जहां पर हम जीवों को पालते हैं। जैसे हमने तालाब बना लिया और वहां पर उसमें पानी भर के और उसमें हमने मछलियां छोड़ दी, मछली पालन कर रहे हैं, वो जलशाला हो गई। तो ये सारे क्या हैं? ये कृत्रिम परितंत्र हैं, लेकिन जल में है इसलिए जलीय हो गए। ये सारे कृत्रिम परितंत्र मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं, लेकिन ये सारे स्थल पर है इसलिए स्थलीय कृत्रिम परितंत्र हो गए। ये सारे जल में हैं लेकिन अपने आप बने इसलिए जलीय प्राकृतिक हो गए। ये सारे स्थल पर हैं इसलिए, लेकिन अपने आप बने हैं प्रकृति में इसलिए स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र हो गए। नोट कर लो। अब यहां से भी देखो बेहतरीन दो प्रश्न बनते हैं कि एक ऐसा परितंत्र जो सबसे कम स्थायी है और एक ऐसा परितंत्र जो सबसे अधिक स्थायी है। इन दो पॉइंटों पर हम बात करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लो, उससे पहले आप नोट कर लीजिएगा। हो गया? हो गया? चलिए, तो इतना हो गया। तो अब देखो यहां से दो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये दो क्वेश्चन क्या हैं, या फैक्ट लगा के लिखिए। पहला लिखिए सबसे अधिक, सबसे अधिक स्थायी परितंत्र, सबसे अधिक स्थायी परितंत्र, तो वो कौन है? तो वो है महासागर, महासागर। क्योंकि महासागर जो है इनका पानी खत्म होने की संभावना ना के बराबर है, और जब पानी खत्म नहीं होगा तो यहाँ वनस्पतियां डेवलप होती रहेंगी, जीव डेवलप होते रहेंगे, इसलिए जीव, वनस्पति और जो अजैविक पदार्थ हैं, प्रकाश, वायु, मृदा, ये सब उपस्थित रहेगी, तो ये परितंत्र बना रहेगा। लेकिन यही आपसे पूछे कि सबसे कम स्थायी, सबसे कम स्थायी परितंत्र कौन सा है, तो सबसे कम स्थायी परितंत्र की हम बात करें तो यह है मरुस्थल। सबसे कम स्थलीय परितंत्र कौन है? मरुस्थल। क्योंकि मरुस्थल में पहले से ही पानी की कमी है, पानी की कमी से वहां वनस्पतियां और जीव जंतु कम है, तो वहां पानी जितना भी थोड़ा बहुत पानी उसके खत्म होने की संभावना भी है कि अगर वो पानी समाप्त हो गया, क्योंकि इतना ही तो बचा है, तो वहां वनस्पति समाप्त हो जाएंगी, वनस्पति समाप्त हो जाएंगे तो जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे, तो वहां पर जीव जंतु होंगे ही नहीं, तो वह परितंत्र ही नहीं होगा। इसलिए सबसे कम स्थायी परितंत्र कौन सा हो गया? तो सबसे कम स्थायी परितंत्र हो गया मरुस्थल का परितंत्र। कौन सा हो गया? मरुस्थल का परितंत्र जो है वो सबसे कम स्थायी परितंत्र हो गया, ठीक है।
चलिए, अब देखिए हम जो बात कर रहे थे, हमारा मेन पॉइंट जो था वो था हमारे घटक क्या थे, परितंत्र के घटक। और परितंत्र के जो घटक है साथियों, ठीक है, कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम के, तो परितंत्र के जो घटक हैं, इन घटकों में हम दो प्रकार के घटक अपन पढ़ रहे हैं। एक हम जैविक घटकों की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे यहां पर अजैविक घटकों की, निर्जीव घटकों की। अजैविक घटक, जैविक घटकों की बात करेंगे और अजैविक घटकों की हम क्या करेंगे यहां पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैविक घटकों की हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऐसे घटक जो सजीव हैं, यानी जो सजीव हैं, जो सजीव हैं, जैसे जंतु एवं पादप, जंतु एवं पादप एवं सूक्ष्म जीव आदि, ये क्या है, जैविक घटक है। और अजैविक घटकों में हम क्या कहेंगे, जो निर्जीव हैं, जो निर्जीव पदार्थ हैं, जो निर्जीव पदार्थ हैं, जैसे जल, मृदा, वायु, जल, मृदा, वायु, प्रकाश, तापमान आदि। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ संबंध होता है, और जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसी के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। एजी टेंसले साहब ने यही तो बात कही थी कि जो जैविक घटक है और अजैविक घटक है, इनके बीच जो आपसी संबंध है, इसके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, या बोले तो विज्ञान की शाखा जिसमें इसका अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो आपसी संबंध है, उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। और सबसे पहले हम अगर अजैविक घटकों की बात करें, अजैविक घटक, तो देखिए अजैविक घटक जो है नॉन बायोटिक जो फैक्टर हैं, इनमें जैसे हमने कहा जल, तो इनका संबंध कैसे है सजीवों के साथ, जैविक घटकों के साथ। जल, तो हम कह सकते हैं कि जल के बिना, जल के बिना वनस्पति, वनस्पति नहीं होगी, नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी। और बिना वनस्पति, बिना वनस्पति, और बिना वनस्पति क्या नहीं होगा, जंतु नहीं होंगे, जंतु नहीं होंगे। अतः वह क्या नहीं होगा, वह पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं होगा, पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं होगा। तो जहां जल नहीं है वह वनस्पति, और वनस्पति ही नहीं है तो वह परितंत्र ही नहीं है। क्योंकि स्थायी परितंत्र उसी को कहेंगे जहां पर वनस्पति उपस्थित हो। हाँ, यानी कि किसी परितंत्र में पौधों का होना नितांत आवश्यक है। एक नोट लगा के बात लिखेंगे, वही परितंत्र, वही परितंत्र, स्थायी परितंत्र माना जाता है, क्या होता है, वही परितंत्र स्थायी परितंत्र होता है जिसमें, जिसमें वनस्पति, जिसमें वनस्पति यानी कि पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं। अर्थात परितंत्र में, अर्थात परितंत्र में पादपों का होना, पादपों का होना नितांत आवश्यक है, पादपों का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, परितंत्र में पादपों का होना क्या है, नितांत आवश्यक है, बेहद आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना पादपों के परितंत्र ही नहीं होगा। क्योंकि, क्योंकि परितंत्र का आधार, परितंत्र का
आधार, परितंत्र का आधार पादप ही है, क्योंकि परितंत्र शुरू ही कहां से होगा? घास से, पौधों से, इनसे ही तो शुरू होगा। इसलिए आधार ही पादप है, और आधार ही नहीं है तो वह परितंत्र ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ऐसे हमने जल की बात की। अब बाकी के और जो घटक हैं वो भी इसी तरह से हैं। जैसे प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, वनस्पति नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगा तो हमें पता है जंतु नहीं होंगे, वह परितंत्र नहीं होगा। जैसे मृदा नहीं होगी तो वनस्पति नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा? वनस्पति नहीं होगी तो जंतु नहीं होंगे, जंतु नहीं होंगे तो वह परितंत्र ही नहीं होगा। ठीक है, वर्षा, पानी, आर्द्रता सबकी आवश्यकता होती है। नंबर 2, प्रकाश। तो लिखेंगे बिना प्रकाश, बिना प्रकाश पादप अपना भोजन, पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, बना पाएंगे। यानी कि कौन सी क्रिया नहीं होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और भोजन नहीं बना पाएंगे तो पादप नहीं होंगे, वनस्पति नहीं होगी तो परितंत्र नहीं होगा। जैसे वायु, तो बिना वायु, बिना वायु श्वसन नहीं होगा, श्वसन की क्रिया नहीं होगी या नहीं हो पाएगी। बिना वायु श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिससे जीवों का, जिससे जीवों का जीवन संभव नहीं होगा, जीवों का जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जीव नहीं होंगे तो वह परितंत्र ही नहीं होगा। ठीक है, मृदा, बिना मृदा के वनस्पति, बिना मृदा के वनस्पति की वृद्धि एवं विकास संभव है, विकास असंभव है। ठीक है, तो विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। भाई हाइड्रोपोनिक्स है लेकिन वो स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मृदा तो चाहिए पौधों को। तो इस तरह से ये सभी जो घटक हैं, जैसे स्थलाकृति, स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति, स्थलाकृति से मतलब है कि पहाड़ी या मैदान या बीहड़ या रेगिस्तान, रेगिस्तान या दलदल आदि, आदि क्षेत्रों में वनस्पति की उपस्थिति भी अलग अलग होती है, वनस्पति की उपस्थिति भी अलग अलग होती है। वनस्पति की उपस्थिति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, नोट कर लो। तो ये सारे कौन से घटक हो गए? अजैविक घटक हो गए। ये अजैविक घटक जो है वो जैविक घटकों को क्या करते हैं? बिल्कुल प्रभावित करते हैं, और इस कारण से परितंत्र प्रभावित हो जाता है। अब हम जैविक घटकों की बात करें तो जैविक घटकों में देखो, सबसे पहले उत्पादक की बात करेंगे। हेडिंग लगाएं जैविक घटक। जैविक घटकों की बात करें तो जैविक घटक में सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं साथियों? तो लिखेंगे सभी हरे पादप, सभी हरे पादप उत्पादक होते हैं। सभी हरे पादप क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ठीक है, सभी हरे पादप क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। नीचे लिखेंगे उत्पादक प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की, उत्पादक प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। उत्पादक प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं निर्मित करते हैं। स्वयं क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि परितंत्र का आधार होते हैं, अर्थात संपूर्ण खाद्य श्रृंखलाएं, संपूर्ण खाद्य श्रृंखलाएं, संपूर्ण खाद्य श्रृंखलाएं उत्पादकों पर ही, उत्पादकों से ही प्रारंभ होती हैं। ठीक है, किनसे उत्पन्न होती है? उत्पादकों से ही प्रारंभ होती है। आगे लिखें, बिना उत्पादक या बिना उत्पादकों के परितंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, परितंत्र की क्या भी नहीं कर सकते? हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इनको प्राकृतिक या प्रकृति के ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं साथियों प्रकृति के ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है? देखिए, थोड़ा गैप करता हूं यहां पे। प्रकृति के ट्रांसड्यूसर भी हम कहते हैं साथियों। प्रकृति के ट्रांसड्यूसर का मतलब है ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। तो लिखो, ये कौन? उत्पादक, हरे पौधे। ये प्रकृति, ये प्रकृति के ट्रांसड्यूसर, प्रकृति के ट्रांसड्यूसर होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक, जो प्रकाश ऊर्जा को इसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो ये ट्रांसड्यूसर है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, चेंज करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। यस, चलिए, इतना नोट हो गया। तो अगले बिंदु पर हम बात करेंगे उपभोक्ता पर। हेडिंग लगाएं नंबर 2, उपभोक्ता। उपभोक्ता की बात करते हैं। और उपभोक्ता की बात करें तो ऐसे जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, जबकि अपने भोजन के लिए, जबकि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं,
चीजों पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता बोले तो कंज्यूमर, कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रकार देखें हम इनके, टाइप देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। कंज्यूमर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के कंज्यूमर होते हैं, जिसमें एक है प्राथमिक उपभोक्ता बोले तो प्राइमरी कंज्यूमर, एक है साथियों सेकेंडरी यानी द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक है तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता बोले तो टर्सरी कंज्यूमर। ये 3 प्रकार के उपभोक्ता हैं कि हम बात करेंगे, नोट करें। चलिए अब इसमें हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। साथियों प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो देखिए ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से, केवल पेड़ पौधों से यानी कि वनस्पति से, अब उसमें घास फूस सब आ गया वनस्पति में, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब केवल अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं तो अंडरस्टूड बात हो गई कि ये क्या होंगे, तो ये शाकाहारी जीव। क्या होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव हैं तो इनमें काइजर दांत ज्यादा विकसित होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो खरगोश, खरगोश, गाय, भेड़, बकरी, भैंस आदि आप सभी जानते हैं। लेकिन कैसा एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है वह लगा के लिखें, मधुमक्खी। मधुमक्खी, मधुमक्खी भी अपना भोजन केवल और केवल वनस्पति से प्राप्त करती है। ये मधुमक्खी वाला प्रश्न कई बार एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, शाकाहारी जीव होते। ठीक है, और दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। उपभोक्ता बोले तो सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो हम लिखेंगे ये ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु दोनों से प्राप्त, पादप एवं जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं।
तो जो पादपों से भी भोजन लेगा मतलब वो हो गया शाकाहारी, जंतुओं से भी भोजन लेगा वो हो जाएगा मांसाहारी। क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। तो ये शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे, मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएंगे? ये सर्वाहारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वाहारी। और इनमें सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो मनुष्य का अपन देखेंगे यहाँ पे। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन पादप एवं जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं एक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैरो लगा के लिखेंगे। पादपों से भोजन प्राप्त करने के कारण, पादपों से भोजन प्राप्त करने के कारण के शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं। और नीचे एक लाइन और लिख दीजिएगा, जबकि जंतुओं से भोजन प्राप्त करने के कारण, जंतुओं से भोजन प्राप्त करने के कारण के कैसे होते हैं? मांसाहारी होते, ये मांसाहारी होते हैं। अर्थात ये सर्वाहारी होते हैं। तो नीचे अर्थात द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं। अर्थात ये सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे मनुष्य, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा, गिलहरी, ये सभी क्या हैं? ये अपने शामिल हो जाते हैं किसमें? सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, चलिए से अगला जो पोर्शन है अपना तृतीय उपभोक्ता से, फिर उसमें खाद्य श्रृंखलाएं, पिरामिड्स, वो अपन अगले सेशन में बात करेंगे।